नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। जेडएसआई मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति जिसका नाम है अमोलोपस सीजू की खोज की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मेघालय। जी हाँ, मेघालय वो राज्य है जहाँ पर ये मेंढक की एक नई प्रजाति, आप देखते हैं मेंढक है, इस नई प्रजाति जिसका नाम है अमोलोपोस सीजू, इसकी खोज की गई है। आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही एक नई स्पीसीज जो कि फ्रॉग की मतलब आपकी मेंढक की खोजी है, जिसका नाम है अमोलोपोस सीजू। ठीक है, और ये कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजी गई है आपकी साउथ गोरा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में। तो आपकी साउथ गोरा हिल्स है वो सारी गारो हिल्स, गोरा नहीं गारो हिल्स, जो कि आपकी मेघालय के अंदर है। वहाँ पे ये आपका जो मेंढक प्रजाति है वो पाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3 नई कास्केड जो फ्रॉग है, मतलब आप कहते हैं इससे एक तरह से कैस्केड जो आपका मेंढक हो गया, इसकी जो प्रजाति है वो भी पाई गई थी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, और इसकी ये मतलब सेम है एमोलोपस से, जो मेंढक की प्रजाति है एमोलोपस उससे ही लगभग सेम है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1960 में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एनिमल क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, मतलब जो जितने भी जानवर हैं, कोई भी आपका जीव है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनकी श्रेणी बनाता है और साथ ही उनको उनका बचाव भी करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया के अंदर। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर धरित्री बनर्जी। ठीक है, धरती बनर्जी जी इसके डायरेक्टर हैं। और इसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है अब 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइम पत्रिका के पोल में पहले स्थान पर कौन है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल की है। किसमें? टाइम मैगजीन्स की जो पोल हुए थे अमंग टॉप 100 मोस्ट फ्लुएंस पीपल्स के। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। तो आपको बता दें शाहरुख खान ने जीता है 2023 का टाइम 100 रीडर पोल। इन्होंने जो वर्ल्ड के फेमस जैसे यूके के रॉयल कपल्स हैं जिनका नाम है प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल, इनको जो कि और साथ ही अर्जेंटीनियन प्लेयर लियोन मेसी को, इनको भी पछाड़ कर, और साथ में जो मेटा के फाउंडर हैं जो कि एक तरह से आपका पुराना फेसबुक, उनके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, इनको भी पीछे पछाड़ दिया है। ठीक है, और आपको बता दें यह पत्रिका के पार्ट हैं जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए मतदान किया है। उनका मानना है कि वे टाइम के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में स्थान के पाने के योग्य हैं। तो एक तरह से मान लीजिए आप ये सबसे फेमस पर्सन को जिसमें देखा जाता है, उन्हें वोटिंग कराई जाती है टाइम मैगजीन द्वारा, और उनके हिसाब से ये पोल दिया जाता है उनका। ठीक है, चलिए फिर आगे आपको बताते हैं जो टाइम मैगजीन का जो पोल है ना, उसमें जो हर साल ये मतलब लगभग हर साल ही आती है आपकी मैगजीन आती है, लिस्ट आती है आपकी हर साल। इसका नाम क्या है? टाइम 100 लिस्ट जिसे कहा जाता है। ये हर साल आती है और इसमें लगभग SRK को लगभग मतलब शाहरुख खान जी को कितने लगभग 1.2 मिलियन वोट्स मिले हैं इनको। ठीक है, 1.2 मिलियन मतलब कितने हो गए? लगभग 12 लाख करीब वोट मिले हैं इनको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी शिबू सुब्रमण्यम। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये यूके के पहले हिंदू आपके हैं जिन्होंने आपका वारंट ऑफिसर ऑफ रॉयल एयरफोर्स का पद संभाला है। ठीक है, इनका नाम है सुब्बी सुब्रमण्यम। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो आपको बता दें जो ब्रिटिश हिंदू जिनका नाम है, और इनका नाम इनका पूरा नाम है मुरुगेश्वरन सब्बी सुब्रमण्यम, ये इनका पूरा नाम है, बस सुब्बी सुब्रमण्यम कहते हैं इनको। ये ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं।
आपको बता दें हवाई युद्ध और अंतरिक्ष की बल की घोषणा की गई है। मतलब इनके जो यूके की आपकी मान लीजिए एरियल वॉरफेयर एंड स्पेस फोर्स है जो, उसने अनाउंस किया है कि यूके के जो वारंट ऑफिसर हैं रॉयल एयरफोर्स के, वो कौन होंगे, आपके सुब्बी सुब्रमण्यम जी। ठीक है, तो आपको बता दें ये इनका कार्यभार क्या होगा उस वक्त, तो इनका जो कार्यभार होगा वो होगा एडवाइजिंग का, मतलब सलाह देने का काम होगा किसको, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को ये सलाह देंगे, इसलिए ये पोस्ट इसकी होती है। ठीक है, और आपको बता दें जो सुब्रमण्यम जी है इन्होंने अपना जो ये पोजीशन है, इससे पहले कौन थे, वो थे जैक अल्पटर। ठीक है, जैक अल्पटर से इनका कार्यभार संभाला है इन्होंने। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है ई खरीद के पूर्वोत्तर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो आपको बताना है वह बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन ई प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, ई खरीदारी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कौन सा नॉर्थ ईस्ट राज्य है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा वो राज्य है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा है नॉर्थ ईस्ट में ई प्रोक्यूरमेंट में, मतलब ई खरीदारी के अंदर, ऑनलाइन खरीदी में मान लीजिए। तो आपको और जानकारी दे इसके बारे में, तो आपको बता दें त्रिपुरा को हाल ही में अवार्ड दिया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है फॉर ई प्रोक्यूरमेंट, जो है किस कैटेगरी के अंदर दिया गया है। आपको बता दें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था नेशनल वर्कशॉप ऑन ई प्रोक्यूरमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और साथ ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2023 में किया गया था, मतलब इसी साल मार्च में किया गया था, और इसका जो पूरा रिजल्ट है अब सामने आया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लकड़ी की निकाशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख वो राज्य है जिसके जो आपके मान लीजिए वुडन आर्ट जिसे कहा जाता है, या वुडन कार्विंग कहा जाता है, इसे कहिए कार्विंग कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो लकड़ी है उसको खोद के आपको मान लीजिए ऐसे काट ऐसी तरह खोदा जाता है, काटा जाता है कि जिससे कि आपकी देखिए डिज़ाइन बनाई जाती हैं इसमें, आपके आपके क्या नाम है, नक्शे बनाए जाते हैं, डिज़ाइन चित्र बनाए जाते हैं तरह से मान लीजिए, और ये बिल्कुल आपके काट के खोद के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ये जीआई टैग मिल गया है किसका, लद्दाख का मिल गया है ये। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें तो लद्दाख की जो वुडन कार्विंग है, तो मान लीजिए आपका जो आपका जो क्या नाम, लकड़ी की नक्काशी जिसे हम कहते हैं, जिसको लद्दाखी भाषा में कहा जाता है लद्दाख शिंकोश, क्या कहा जाता है, लद्दाख सिंहकोश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जीआईएफ क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ठीक है, और ये टैग दिया किसके द्वारा गया है, तो ये टैग दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब DPIIT द्वारा दिया गया है ये। आपको बता दें ये पहली बार है जब जम्मू रीजन के किसी जम्मू रीजन को क्या है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जम्मू रीजन मतलब हो गया आपका जो लद्दाख वाला हिस्सा होता है, उस रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले इसको नहीं मिलता है। कश्मीर एरिया जो था आपका, जो कश्मीर पड़ता है, उस एरिया को जीआई टैग कई सारे मिल चुके हैं, पर जम्मू क्षेत्र को पहली बार मिला गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो आपकी लकड़ी की नक्काशी है, वह कह दें वुडन कार्विंग है, ये एक तरह से आपका ट्रेडिशनल आर्ट है लद्दाख का, और लगभग ये आप मान लीजिए कि 5 मेजर एरियाज में और इसकी नॉलेज बांटी गई है। और एक तरह से आपका क्या है, ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है किसका, लद्दाख का। अब किस चीज़ का नॉलेज सिस्टम है, ये नॉलेज सिस्टम आपका कि वुडन कार्विंग का, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी लकड़ी की नक्काशी में, लकड़ी में कैसे नक्काशी करेंगे, इसका एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है जो कि लद्दाख के लोगों में चलता आ रहा है। ठीक है, आपको ये 5 मेजर एरिया, जो 5 मेजर एरिया है उसमें ये आपका फैला हुआ है, या उसका एक हिस्सा है ये मान लीजिए। ठीक है, आपको बता दें जो लद्दाख की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, एक तरीके से ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है जो कि लद्दाख का, वो क्लासिफाई किया गया है कितने, 10 एरियाज में, मतलब 10 हिस्सों में, 10 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। कितने, 10 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या रहा। तो आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में।
तो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी रही है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 101। जी हाँ, 101 फर्स्ट रैंक रही है भारत की। ठीक है, भारत की फुटबॉल टीम है जो वुमेन फुटबॉल टीम, मेन फुटबॉल टीम है उसकी। तो आपको जानकारी दे दें कि फीफा रैंकिंग के अनुसार से भारत जो मेंस फुटबॉल टीम है ये 5 स्पॉट ऊपर आ गया है। अब इसका रैंक कितनी आ गई है? 101 हो गई है। मतलब अ, अब आप मान लीजिए पहले हमारी रैंक लो हुआ करती, मतलब 106 हुआ करती थी। अब 5 रैंक जब कम हो गई, हमने बड़ा अपने आप को मजबूत कर लिया। अब हमारी कितनी हो गई? 101 की रैंक हो गई है। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अब ऐसा क्यों हुआ है? तो ये माना जाता है कि अभी जो मैच हुए थे हमारे कहाँ पे, आपके इम्फाल में जो मैच हुए थे अभी हाल ही में, जिसमें हमने म्यांमार को और कजाकिस्तान को हरा के लगभग 8.57 पॉइंट्स हासिल किए थे। इसी कारण हमें क्या है, ये 5 अंकों की या मान ले 5 स्पॉट्स की हमें क्या है, उछाल मिली है। ठीक है, छलांग मिली है। और आपको बता दें कि जो लास्ट मंथ इम्फाल में, मैंने आपको बताया है कि इम्फाल में मैच हुआ था पिछले महीने, जिसमें हमने म्यांमार को 1-0 से और कजाकिस्तान को 2-0 से हरा के 8.27 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। ठीक है, आपको बता दें ये जो इससे पहले रैंकिंग आई थी दिसंबर 2022 की आई थी। ठीक है, दिसंबर 22 में आई थी ये। इससे पहले जो आपकी रैंकिंग आई थी दिसंबर 22 में आई थी, अब दोबारा रैंकिंग ये आई है। ये लगभग साल में एक ही बार रैंकिंग आती है इसमें, जो भारत की ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है स्टेटस ऑफ द टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए 3167। जी हाँ, बाघों की संख्या जो पूरे भारत में है वो टोटल हो गई है 3167, बढ़ के हो गई। क्यों? अब मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है इसकी जानकारी देते हुए आपको बताता हूँ मैं। तो आपको बताना है ये जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कौन लेके आई? ये जो रिपोर्ट आई है टाइगर सेंसस डेटा जो रिलीज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें हमने टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। और हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन पूरे इंडिया में हो गई वो 3167 हो गई है। जो कि हम कंपेयर करें, अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो आप चेक कर सकते हैं। 2016 की बात करें तो 2006 में हमारी जो आपके टाइगर हैं या फिर ये इनकी जो संख्या थी वो 1411 थी। वहीं आप देखेंगे 2010 में, लगभग 4 साल बाद आप देखेंगे 2010 में ये संख्या बढ़ के हो गई 1706। वहीं 2014 में वही संख्या आपकी बढ़ के हो गई 2226। और 2018 में जो लास्ट रैंकिंग रही है, 2018 में हमने लास्ट बार चेक किया है, तो 2018 में ये संख्या थी आपकी 2967। ठीक है, ये 2018 की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देखेंगे तो लगातार हम क्या संख्या बढ़ ही रही है आपकी, देखा जाए तो क्या है, ग्राफ अपसाइड जा रहा है आपका, ग्राफ लो नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि अब ये क्यों रिपोर्ट जारी करेगी, इसका रीज़न भी क्या है। तो इसका रीज़न है कि वो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। कब? लगभग आज से ठीक 50 साल पहले। आज से ठीक 50 साल पहले भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और इसी के ध्यान रखते हुए ये पूरा होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया, आप मान लीजिए, प्रोजेक्ट या लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये देखिए, ये आप समझिए इस पॉइंट को कि जब हमारे जो अभी जो मूवमेंट हुआ है इसमें क्या है, जो आपका टाइगर है उनको, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, भारत का जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको पूरे 50 साल हो गए। 50 साल होने के अवसर पर मोदी जी ने इसी दिन एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया क्या है आपका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम रखा गया। अब इसमें क्या करा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या फ़ायदा है या फिर कोई क्या लॉस या क्या रीज़न है इसका रखने का, ये भी बात करें। तो ये रखा गया है क्यों? तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम जो भी आपके जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे आपके हो गए बाघ, हो गए शेर, हो गए, है ना, इन सभी को जो आपके सही एक तरह से 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ, एक तरह से मान लीजिए आपकी 7 मोर, आपकी जो 7 मेजर बिग कैट्स जो हैं वो जो वर्ल्ड वाइड, अब यानी पूरा इंडिया की बात करिए, यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड की बात है, पूरे विश्व की बात करी जा रही है, वर्ल्ड वाइड जितनी है उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें उन्होंने इस अवसर पर एक बुकलेट भी रिलीज करी जिसका नाम है अमृत काल का टाइगर विजन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, करंट अफेयर में आएगा। तो ये हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50वीं वर्षगांठ पूरी होने पर एक बुकलेट लॉन्च करी है। तो उस बुकलेट का नाम क्या है? तो आप यहाँ बताइएगा, उस बुकलेट का नाम क्या है? अमृत काल का टाइगर विजन है। ठीक है,
और आपको बता दें इस जो टाइगर विजन ये आपका मान लीजिए इसमें क्या है, इस बुकलेट में पूरा आपका टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है, या कहते हैं बाघ संरक्षण के बारे में बताया गया है कि अगले 25 सालों तक, मतलब आने वाले आज से 25 सालों तक सरकार क्या क्या प्लान करेगी, कैसे कैसे काम करेगी टाइगर को बचाने के लिए, उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी, उन सभी के बारे में इस बुकलेट में जानकारी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पुरस्कार 2023 किसे किसे प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए CR राव जी। हाँ, फोटो देखते हैं, ये CR राव जी, इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड कहते हैं। ठीक है, और आपको जानकारी दे दें तो आपके जो 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जो कि दिया गया है, जो कि लगभग आपका मान लीजिए कि बराबर होता है नोबेल प्राइज के। पूरा नोबेल प्राइज नहीं होता, नोबेल प्राइज की एक अलग वैल्यू होती है, पर उससे बस थोड़े ही कुछ पॉइंट नीचे माना जाता है आपका स्टैटिक्स, आपका ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स प्राइज है इसको माना जाता है। आपको बता दें ये जो अवार्ड है वो दिया गया है क्लैमपुडी राधा कृष्णा राव जी को दिया गया है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में CR राव जी कहते हैं, इनको दिया गया है। ये एक इंडो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है आपके, ठीक है, आप कह देंगे भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीय विधि हैं ये, ठीक है। और आपको बता दें ये जो प्राइस है, जो आपका जो इंटरनेशनल प्राइस इन स्टैटिस्टिक्स, आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ना जाए, गलत हो सकता है, पर इसकी जो स्थापना है वो 2016 में करी गई है, और ये हर 2 साल पे दिया जाता है। अब हर 2 साल से किस फील्ड में दिया जाता है, किस काम के लिए दिया जाता है, इसकी बात कर लें तो ये दिया जाता है जो व्यक्ति, जो पर्सन आपका टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर करता है, या इसको इसमें अपना योगदान देता है, किसका, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके, मतलब सांख्यिकी का इस्तेमाल करके जो व्यक्ति विज्ञान और आपका प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण, मानव ह्यूमन वेलफेयर में वर्क करता है, उसको ये सम्मान दिया जाता है, आपका ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें मिलता क्या है तो आपको बता दें, इसमें आपको एक कैश प्राइज दिया जाता है $80,000 में, $80,000 का आपको कैश प्राइज दिया जाता है। और ये CR राव जी है, इनको दिया जाएगा कहाँ पे, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिक्स कांग्रेस, जो कि ओटावा कनाडा के अंदर होगा जुलाई में। तो ये अभी नहीं दिया जाएगा, अभी क्या है सिर्फ इसकी घोषणा करी गई है, पर जुलाई में इनको ये क्या नाम है अवार्ड दे दिया जाएगा, प्राइज दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह जी, इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बारे में बात करें तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ शुरू किया है, तो अमित शाह जी ने ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है आपका किबिथु, किबिथु एक गांव है जो कि बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे लगता है, कहाँ के, किस राज्य के, अरुणाचल प्रदेश राज्य के। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक गांव है किबिथु, वहाँ पे आपका वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। आप इसमें होगा क्या, तो लगभग आप जानकारी दें तो आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो भारत सरकार है, आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है, वो लगभग 4800 करोड़ रुपीस खर्च करेगी फिजिकल ईयर 2022-23 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, और साथ ही इसमें स्पेशली अलग से 2500 करोड़ रुपए का एक अलग प्रोजेक्ट रखा है, स्पेशल मतलब अमाउंट रखा गया है सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, सड़क कनेक्टिविटी के लिए, वह आप कहते हैं आपकी जो परिवहन के लिए, परिवहन रोड बनाने के लिए, सिर्फ रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपीस और रखे गए हैं, जिसमें खाली सिर्फ रोड बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर और जानकारी देना आपको, तो आपको ये बता दें कि इसमें टोटल कितने मतलब विलेज और डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। तो आपको इसमें जानकारी दे दें, टोटल 2967 विलेजेस आएंगे 46 ब्लॉक से और 19 डिस्ट्रिक्ट से। आप कैसे बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है सभी बॉर्डर जिले, जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं, आप नाम ले लें तो बॉर्डर जिले कौन कौन से हो गए आपके, तो उसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, है ना, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर राज्य हैं। इन सभी बॉर्डर राज्यों के लगभग 2967 विलेजेस
जो कि 48 ब्लॉक्स में आते हैं, उन सभी को कवर करेगा 19 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक, इन सभी राज्यों के 19 डिस्ट्रिक्ट्स को ये सब कवर करेगा। आपको कौन सा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कवर करेगा, और इसके तहत क्या है, इनको क्या है डेवलप करेगी, इनको क्या है डेवलप करेगी, जिससे कि क्या है हमारा जो क्या नाम है लोगों से कनेक्टिविटी है, या कहीं आप कहें बॉर्डर से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, बॉर्डर गांव से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। क्यों ऐसा होता आ रहा है कि जो लोग हैं बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, सही से कनेक्टिविटी ना होने के कारण क्या है वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं और उससे बॉर्डर से दूर चले जाते हैं। इससे हमें नुकसान क्या होता है कि हमारी सीमा में कब चाइना कब घुस जाता है कब नहीं घुसता, हमें उसकी जानकारी नहीं रहती है। जब जब वहाँ पे लोग रहेंगे, हमें पता हुआ है ये हमारे देश के नागरिक है, तो बाहर बाहर की जो सेना है वो उसमें नहीं घुस सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, प्रियांशु राजावत। आप देखते हैं फोटो है, ये प्रियांशु राजावत का, इन्होंने जीता है आपका ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 मेल्स सिंगल टाइटल। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है भारत, बांग्लादेश और जापान भारत के किस जापान में भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठकें आयोजित करेंगे? तो आपको बताना है जो भारत, बांग्लादेश और जापान, इनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए भारत के किस राज्य के अंदर ये बैठक करी जा रही है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, डी, त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा वो राज्य है जहाँ पे ये इसकी बैठक करी जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि जो बांग्लादेश, इंडिया, जापान जो एक होल्ड कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज कनेक्टिविटी इवेंट बना आयोजित कर रहे हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा, इंडिया के अंदर। कब? अप्रैल 11 से लेकर 22 तारीख तक, अप्रैल 11 से अप्रैल 12 तक ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको बता दें इसका जो मेन एम है या फोकस रहेगा वो रहेगा कनेक्टिविटी इनिशिएटिव लागू करना, लेवरेजेस, ये मान लीजिए लेवरेज से मतलब हो गया आपका लाभ उठाना, उन लाभों के लाभ उठाना कहाँ से, कमर्शियल पोटेंशियल जो उस जो क्षेत्र है जो आपका जापान, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जगह, इंडिया में जो जगह ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको आपको वहाँ पे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी, और वहाँ पे जो कहाँ से किस क्षेत्र से कितना लाभ उठा सकें, इसके ऊपर ही मीटिंग करी गई है। ठीक है, तो वो आपको मैप में जानकारी जगह दिखा दूँ। ये जो देश है वो आप देखते हैं इंडिया, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, तो इन तीनों के बीच में डेड हुआ है, और ये अब जापान से ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, महाराजगंज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज, यहाँ पे एशिया का पहला किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। अब ये वल्चर क्या होता है आपका, ये मान लीजिए गिद्ध जो होता है, ये गिद्ध जो होता है उसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दें तो वर्ल्ड की फर्स्ट कंजर्वेशन मतलब दुनिया का पहला ऐसा कंजर्वेशन जो ब्रीडिंग, मतलब आपके सही एक से मान लीजिए प्रजनन केंद्र होगा जहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपका जो गिद्ध है, मतलब एक तरह से विलुप्त हुई प्रजाति जो जिनकी संख्या लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई है, उनको क्या है इस आपका जो सेंटर है, कंजर्वेशन सेंटर है, इसमें रखा जाएगा। इन पे यहाँ पे इनका प्रजनन करवाया जाएगा, इनकी फर्टिलाइजेशन कराई जाएगी, जिससे क्या इनकी जनसंख्या बढ़ सके, और इनके जब बच्चे पैदा होंगे उनकी पैदा होने के बाद क्या है इनको जंगलों में छोड़ दिया जाए, जिससे कि आगे बढ़ सके। ठीक है, और ये इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो सेंटर ने इसका नाम क्या रखा है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JCBC। तो JCBC आपका जो है ये आपका उसका नाम हो गया कंजर्वेशन का। ठीक है, इसका मेन आपको बता दें ये लगभग 1.5 हेक्टेयर इसमें फैला हुआ है। ये डिज़ाइन किया गया है कि जिससे कि मेंटेन कर सकें, स्टेबल बना सकें क्या पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है गिद्धों की, उसको क्या है काबू कर सकें, उसके लिए ये क्या है प्रोग्राम चलाया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें लगभग 15 करोड़ रुपए के मूल्य से JCBC, जो आपको मैंने नाम बताया इसका, JCBC ने कई एवरी बनाई है, मतलब कई सारी एवरीज बनाई, मल्टीपल एवरीज बनाई है। किसके के लिए? ब्रीडिंग के लिए, मतलब प्रजनन के लिए, होल्डिंग एवरीज जो आपका क्या नाम है आपके गिद्ध हैं इनको रखने के लिए, उनकी नर्सरी के लिए, है ना, उनके लगभग हॉस्पिटल, रिकवरी, फूड प्रोसेस सेंटर, कई सारी चीज़ बनाई गई हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसमें पूरे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार पाया गया है?
तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार पाया गया है। अब ये आपके दिमाग में आया, ये रेयर अर्थ एलिमेंट होता है क्या है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट वो होते हैं जो आपके लगभग प्योर फॉर्म में आते हैं। बिल्कुल क्या है, आप उनकी खुदाई करें और उसी फॉर्म में आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। आपको ये नहीं कि छटाई करनी पड़ रही है, फिर धुलाई करनी पड़ी, जैसे गोल्ड का होता है, गोल्ड को आपको धुलना पड़ता है, उनको फिर आपको गोल्ड एक रॉ रेयर एलिमेंट है, वो सिंपल फॉर्म में मिलता है। आपको क्या, आपको साफ करें मिल जाए, खुदाई करते हैं गोल्ड मिलता है, साफ करते निकाल लेते हैं, है ना। बाकी जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता। आपको पहले मिट्टी में पड़ा हुआ होता है, आयरन जो होता है मिट्टी में होता है, उसे खोदते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर निकालते हैं। पर जो रेयर एलिमेंट होते हैं, ये क्या है, वो उसी स्टेट में होते हैं जिस स्टेट में क्या वो एलिमेंट होते हैं, पूरा मतलब ओरिजिनल स्टेट में होता है। आप उसे निकालिए, निकाल के यूज़ कर लीजिए, ठीक है, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है भारतीय संविधान की डोगरी संरक्षण का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू द्वारा जो डोगरी भाषा है, आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो आपका शेड्यूल 8 है, जिसमें लगभग 22 भाषाएं हैं, उस भाषा आपका जो हम लिख दे रहा हूँ 8th शेड्यूल में आपकी डोगरी डोगरी भाषा है आपकी, ठीक है, डोगरी भाषा है। अब इसमें क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्यों? क्योंकि मैं, आपके जानते हैं मेरे हमारे इस चैनल पे पॉलिटी की पूरी सीरीज चल रही है, संपूर्ण ज्ञान की एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें क्या है, पॉलिटी के बारे में पूरी पॉलिटी आपको मैंने पढ़ाई है, लगभग अभी लगभग चली रही है, कंटिन्यू है, और लगभग 80% मैंने पढ़ा दी है। तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर आपने देखी होगी तो मुझे ये देख के बताइए कि डोगरी जो भाषा है वो भारतीय संविधान में हमने कब जोड़ी। मुझे इसका आंसर आप क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें तो क्या है, अब इसका क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है, जो किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने क्या है डोगरी भाषा में, डोगरी भाषा की पहली भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुक का अनावरण किया है, लॉन्च किया है एक तरह से, ठीक है। सारी बता दें आपको। अब चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसमें जब, अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको जानकारी और बता दें कि किरण रिजिजू जी ने जानकारी दी, इसमें क्या है, बुक आपकी कौन सी हिंदी भाषा में है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। हमारी अब 22 भाषाएं हैं, उनमें से क्या है, अब डोगरी भाषा में भी क्या है, भारतीय संविधान उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो पहली बुक है, इसकी लॉन्च इन्होंने किया है, किसने, किरण रिजिजू जी ने, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर ऑनलाइन जुआ खेलने से, गैम्बलिंग करने से क्या है, गैम्बलिंग करने पर बैन लगा दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जुआ नहीं खेल सकता। ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य में मुद्रास्फीति, मतलब एक तरह मान लीजिए इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन राहत स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही आप आंसर आपका ऑप्शन ऑप्शन बी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन रिलीफ एक आपका मान लीजिए अनाउंस की है, घोषणा की है, जिसमें क्या है, इन जो महंगाई कम करने का इनका उल्लेख होगा, क्योंकि पूरे देश में हम जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप शुरू किया है। अब इसमें क्या है, ये जो इसका कैंप है, इसका जो मेन फोकस है या मेन एम है, वो आपका है बेनिफिट देना किसको, पब्लिक वेलफेयर स्कीम। जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है उससे जो जितने लोग हैं राज्य के, उन सभी को फायदा हो सके, इसलिए क्या है कैंपेन शुरू किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन ए डी गुकेश। जी हाँ, डी गुकेश ने जीता है वर्ल्ड चेस आर्मागेड एशिया एंड ओशियाना इवेंट, ठीक है। आप देखते हैं फोटो है, ये असल में आप कहेंगे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश कहिएगा, क्योंकि इनके पास ग्रैंड मास्टर का टाइटल है। तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने आपका ये टाइटल आपका जीत लिया है, वर्ल्ड चेस आर्मागेड एशियन एंड ओशियाना इवेंट जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए फोरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, भारत की राष्ट्रपति जी जिनका नाम है द्रौपदी
सॉरी, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने भरोसा ऐप लॉन्च किया है वुमेन सेफ्टी के लिए। ये वुमेन सेफ्टी और साथ में जो ओल्ड वो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो क्या है इससे क्या वो मदद मांग सकते हैं ऐप से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, मतलब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में SEEI कहते हैं, 2021-22 की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट रिलीज करी गई है। उसमें बताइए कि इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है ना, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है वो बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ये रिपोर्ट SEEI रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। 2021 और 22 लॉन्च करी गई है। आप देखते हैं ये फोटो है उसका लॉन्च करते हुए। और इसमें आपको जानकारी दें कि जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जिसे हम SEI कहते हैं, 2021-22 इंडिकेट करता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। ओवर 60 पॉइंट्स, मतलब 60 पॉइंट से ज़्यादा इनके पास है, ठीक है। और ये लगभग स्टेट लेवल एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव ने बहुत सारे पैरामीटर्स, ये आप कह लें ये मापदंड अपनाए, जिससे क्या है स्टेट लेवल इमरजेंसी एफिशिएंसी को एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। इसलिए इनको क्या है ये आपका क्या है इंडेक्स लगाया गया है। और इस इंडेक्स में टॉप करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक है, थर्ड नंबर पर केरल है, और फोर्थ नंबर पे आपका राजस्थान है, और फिफ्थ नंबर पे तेलंगाना है, ठीक है। आपको बता दें जो आपके यूनियन पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, इनके द्वारा लॉन्च करी गई है आपकी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तिब्बत। जी हाँ, तिब्बत और राज्य ऐसा देश है जिसको फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने सबसे कम रेट क्या नाम है आपकी लोएस्ट रैंक दी है, सबसे नीचे वाली रैंक दी है, ठीक है। आपको जानकारी दे दें जो तिब्बत प्रेस है उसने हाईलाइट करा है कि फ्रीडम इंडेक्स, जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है, उसने जिसे कहा था कि वर्ल्ड इंडेक्स 2023, जिसे पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस द्वारा, इसमें ऐसे उन्होंने बताया है जो तिब्बत देश है वो लीस्ट फ्रीडम देश है पूरे विश्व का, ठीक है। सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है पूरे विश्व का, ठीक है। आपको बता दें इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, रिपोर्ट आई थी, इसका टाइटल क्या था, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा इसका टाइटल क्या था, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें जो सबसे कम फ्रीडम वाले जो देश है वो बताया गया। सबसे कम वाला था आपका नंबर 1 पे आपका तिब्बत, नंबर 2 पे साउथ सूडान, और नंबर 3 पे था सीरिया। ये लीस्ट फ्री कंट्रीज है, मतलब सबसे कम मुक्त देशों में जिनके पास आज़ादी नहीं है उन देशों में आते हैं, ठीक है। चलिए और आपको बता दें ये ऐसा लगभग तीसरी बार हुआ है, लगातार तीसरे वर्ष भी हुआ है कि तिब्बत को सबसे नीचे रखा गया है, कौन से फ्रीडम हाउस सर्वे द्वारा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मराठा उद्योग रत्न, मतलब मराठा उद्योग रत्न ने से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नीलेश बागवान सांबरे जो नीलेश बागवान सांबरे हैं इनको सम्मानित किया गया है मराठा उद्योग रत्न से। आपको जानकारी दे दें जो नीलेश बागवान सांबरे हैं ये की जो फाउंडर है जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के, इन्हें सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र उद्योग रत्न से। आपको बता दें ये अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में। आपको बता दें ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एंड गाइडेंस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र स्टेट, इनके द्वारा क्या है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन वो आपका कॉन्फ्रेंस है या आयोजित करी गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में या इस सम्मेलन में क्या नाम है आपका नीलेश बागवान सांबरे जी को महाराष्ट्र उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में नदी के अंदर शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता के अंदर जो नदी है, नदी के अंदर से नीचे से आपका पानी के एक तरह समझिए पानी के अंदर से मेट्रो शुरू की गई है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघल ने कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सिल्वर। जी हाँ, रजत पदक जीता है आपका अंतिम पंघल ने आपका
सिल्वर मेडल जीता है? कहाँ पे? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक क्या रहा? सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन बी 77। जी हाँ, भारत की रैंक कितनी रही है? 77 रैंक रही है। आपको बता दें इसमें जो नंबर 1 पे होगा वो सबसे मोस्ट क्रिमिनल कंट्री हो जाएगी, और जितनी रैंक ज़्यादा होगी मतलब उतना अच्छा देश है वो। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक कितनी 77 रही है। आपको जानकारी दे दें, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स या कहते हैं मुख्य सांख्यिकी है, इन्हें सबसे आपराधिक देशों मतलब आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने एक आपकी रैंकिंग शेयर करी है वर्ल्ड को, जिसमें आपका उन्होंने मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट निकाली है। उसमें बताया गया है वेनेजुएला है वो नंबर 1 पे रहा है, सबसे क्रिमिनल कंट्री रही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिमिनल कंट्री रही है, सिर्फ सबसे ज़्यादा आपराधिक देशों में से एक रहा है। सबसे पहले कौन है? वेनेजुएला है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिना। तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान। चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका। पांचवें नंबर पे होंडुरास। और छठे नंबर पे आपका आता है त्रिनाद त्रिनिदाद। और सातवें नंबर पर आता है आपका गुआना। 60वें नंबर सीरिया। 9वें नंबर सोमालिया। 10वें नंबर पे जमैका। ये टॉप 10 लिस्ट है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही आपको देखा जाए तो भारत की रैंक इसमें 77 रही है, जो कि यूके और यूएस से भी अच्छी है। आप देखेंगे यूएस की रैंक 55 रही है और यूके की रैंक 65 रही है। ठीक है, वहीं सबसे अच्छी लीस्ट क्रिमिनल कंट्री जहाँ पे बहुत कम क्राइम होता है, उन कंट्रीज बात करी जाए तो सबसे अच्छी कंट्री रही है जापान। फिर उसके बाद नीचे से बात कर रहा हूँ, नीचे से तो वो दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर टर्की रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 3rd एडिशन शुरू हुआ है जम्मू फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, आपको जानकारी दें इस बारे में, तो जब ये 3rd एडिशन शुरू हुआ है जम्मू फिल्म फेस्टिवल का, कहाँ पे? अभिनव थिएटर में शुरू किया गया है जम्मू के अंदर। और इसमें लगभग आपकी 25 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट्स फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज सभी थी, जो कि डिफरेंट कंट्री से थी। कौन कौन कंट्री से? ईरान, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी कंट्रीज से आपकी फिल्में इसमें चलाई गई हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑडियंस थे वो सभी लोग थे, लगभग सब स्टूडेंट्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे, आर्ट लवर भी थे, पीपल फ्रॉम वॉक ऑफ लाइफ, इन सभी एरियो से क्या है लोग इसमें आए थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला गया है? तो आंसर आपका है ऑप्शन डी, बेंगलोर। जी हाँ, बेंगलोर के अंदर आपका 3D प्रिंटेड, आप याद रखिएगा, 3D टेक्नोलॉजी द्वारा ये आपका पोस्ट ऑफिस बनाया गया है बेंगलोर के अंदर। और ये बनाया किसके द्वारा है? L&T द्वारा। L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी आप जानते हैं, उसके द्वारा है ये आपका पोस्ट ऑफिस बनाया गया है 3D टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य की गोंडा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो गोंड जो आपका क्या नाम है, गोंड पेंटिंग्स है आपकी, उसको जीआई टैग दिया गया किस राज्य की? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य है, उसकी जो गोंड पेंटिंग है, आप देखते हैं फोटो इस पेंटिंग का, इसको जीआई टैग मिल गया, इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए ऐसे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।